हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल एडुकेयर में आप लोग का स्वागत है। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। ओके, तो बच्चे, जैसा कि आपको थंबनेल दिख के समझ में आ रहा है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग BRS भी कहते हैं। BRS शॉर्ट में इसको BRS भी कहते हैं, और वैसे तो नाम से आपको पूरा पता ही है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, और हाफ ईयरली में आएगा तो एनुअल में तो आएगा ही आएगा। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझते हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। चैप्टर हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ठीक ना। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि आप जानते हो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बैंक में एक अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, और बैंक में जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो किस लिए करवाते हैं? बिजनेस के जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है बैंक के साथ करने के लिए। बैंक में पैसा जमा करते हैं और पैसा विड्रॉ करते हैं, और उन चीज की रिकॉर्डिंग वो अपने पास भी रखते हैं, उसको बोलते हैं कैश बुक। और बैंक से मिलता है जो एक स्टेटमेंट, बैंक के ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा हिसाब, उसको बोलते हैं पासबुक। तो कई बार होता क्या है कि जो हमारा बिजनेस के कैश बुक का बैंक कॉलम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कैश कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बिजनेस के कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके द्वारा जो बैंक बैलेंस शो कर रहा है और जो हमारा बैंक अकाउंट का पासबुक है, दोनों बराबर नहीं हो पाता है किसी भी कारण से। तो उस केस में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में इन डेप्थ चलते हैं इसके बारे में कि जब कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस बैलेंस मैच नहीं करता है, बैलेंसेस में डिफरेंस अराइज होता है, तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं। जैसे आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, BRS में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, causes of difference in cash book and passbook balance and format of practical question। ये हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन समझने से पहले डेफिनेशन के साथ साथ ही हम आपको समझा देंगे कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों अराइज होता है, कब अराइज होता है। देखो डेफिनेशन क्या है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का, कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगा। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, नाम में ही है, विच इज प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसिल। रिकंसिल का मतलब होता है टू मैच द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस सोन बाय कैश बुक। कैश बुक के द्वारा जो बैंक बैलेंस शो कर रहा है, कैश बुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग जो शो कर रहा है, एंड पासबुक मतलब कि जो बैंक मेंटेन करता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम बनाते हैं मेनली किस लिए, कि जो डिफरेंस है बैलेंस में कैश बुक के बैंक कॉलम का और पासबुक के, इस डिफरेंस को रिकंसिल करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आप समझ गए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होगा, कि इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसिल द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक है किस कॉलम की? बैंक कॉलम की। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा,
इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा दे रहे हैं। क्या अब सवाल होगा सर डिफरेंस अराइज क्यों होता होगा, कैसे होता होगा, ये समझिए। थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए। देखो बच्चे, ये है हमारा कैश बुक। इधर हम कैश बुक की बात करेंगे और इधर हम पासबुक की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, कैश बुक चैप्टर ऑलरेडी आपने पढ़ा है ना, जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक भी आपने पढ़ा, डबल कॉलम कैश बुक भी पढ़े और पेटी कैश बुक भी पढ़े। ट्रिपल कॉलम आपके सिलेबस में नहीं था। तो यहां पे हम कैश बुक में किस कैश बुक की बात करेंगे? डबल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे हम। डबल कॉलम कैश बुक की बात करेंगे और डबल कॉलम में भी केवल बैंक कॉलम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केवल बैंक कॉलम की। कैश कॉलम से में कोई मतलब नहीं है। किस कॉलम से मतलब है? बैंक कॉलम से। और पासबुक, अब समझो, हर बिजनेसमैन, जो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, सभी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन करवाता है। कोई भी बिजनेसमैन, सबके पास बैंक अकाउंट होता है। हर बिजनेसमैन के पास, अपने कोचिंग के पास भी बैंक अकाउंट है। और बैंक बिजनेसमैन जो बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं वो कौन सा बैंक होता है बच्चे? करेंट अकाउंट की सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट होता है ना। तो सभी बिजनेसमैन करेंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। और जब बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक आपको क्या देता है? एक पासबुक देता है, जो आपके बैंक का स्टेटमेंट होता है। और वो पासबुक मेंटेन कौन करता है? फर्म मेंटेन करता है, सॉरी बैंक मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? बैंक। और कैश बुक कौन मेंटेन करता है? फर्म मेंटेन करता है। तो देखो, आप समझ लो कि जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं तो बैंक हमको क्या दिया? पासबुक। ठीक ना। हम जब भी बैंक में पैसा जमा करेंगे, जब भी बैंक से पैसा निकालेंगे, जब भी बैंक इंटरेस्ट देगा, जब भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये सब पासबुक में रिकॉर्ड होगा। बट हम सेम टाइम में अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में एक कैश बुक भी मेंटेन करते हैं, बैंक कॉलम वाला, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें जब भी हम खुद पैसा जमा करते हैं तो हम खुद भी एक रिकॉर्डिंग करते हैं। हम मतलब फर्म, हम मतलब फर्म, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ठीक ना। तो जब हम बैंक में पैसा जमा किए तो हम बिजनेस के बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग कर दिए। जब हम बैंक से पैसा निकाले तो भी हम रिकॉर्डिंग कर लिए। बैंक भी ये रिकॉर्डिंग कर रहा है और वो मेरे पासबुक में रिकॉर्डिंग कर रहा है, और हम कर रहे हैं अपने कैश बुक में। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, समझना थोड़ा सा। ये कैश बुक है और ये कैश बुक में हम डबल कॉलम की बात कर रहे हैं। ये कैश कॉलम है और ये बैंक कॉलम है। ये कैश कॉलम है और ये बैंक कॉलम है। ठीक है, ओके। और ये पासबुक है। अब समझो, जब हम पैसा जमा किए, बैंक में पैसा जमा किए, तो हम कैश बुक में किधर लिखते हैं ये बताओ? जब आप कैश बैंक में जमा करते थे, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैश बुक में क्या करेंगे? बैंक बैलेंस अपना बढ़ेगा घटेगा? कहोगे सर बैंक में पैसा जमा किया बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस बढ़ता था तो किधर लिखते थे? डेबिट में लिखते थे। जब आप डिपॉजिट करते थे, डिपॉजिट इनटू बैंक, जब हम बैंक में पैसा जमा किए तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, और कैश बुक में डेबिट किए ना जी, बैंक कॉलम को डेबिट किए। कैश की बात नहीं कर रहे हैं, कैश को आप क्रेडिट किए, बट हमको कैश से कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं है। जब हम बीआरएस बनाएंगे तो कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है और हमें पासबुक से मतलब है। ठीक है ना, ओके। जब हम पैसा जमा किए, कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट में पैसा बढ़ेगा। तो जब हम पैसा जमा की कैश बुक में डेबिट हुआ, तो सेम टाइम में पासबुक में वो चीज क्रेडिट क्या होगा? जब कैश डिपॉजिट होगा तो पासबुक में ये चीज क्रेडिट होगा। आता है ना मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो कैश बुक में तो डेबिट किया,
बैंक कॉलम में, बट मैसेज आता है बैंक से योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्यों? बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। हर बिजनेसमैन बिजनेस में के बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करता है। हम अपने बिजनेस में के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं और बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग कर रहा है। जब हम पैसा जमा किए, मेरा एसेट्स बढ़ा, तो एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, हम बैंक कैश बुक में डेबिट किए। बट जब हम बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक के लिए लाइबिलिटीज बढ़ा, और लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट, बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्रेडिट किया। बैंक के लिए कस्टमर जो है पर्सनल अकाउंट में आता है, और यहां पे बैंक के लिए हम रिसीवर हैं कि गिवर हैं। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, जैसे मान लो हम कैश बैंक में जमा किए, देखो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब कैश बैंक में जमा किए तो कैश बुक में हमने अपने बिजनेस के बुक्स में एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में पैसा जमा किया, मेरा कैश गया, बट सेम टाइम में बैंक के पास पैसा आया। एक सेकंड, सॉरी, हाँ, बैंक में पैसा जमा किया, बैंक डेबिट टू कैश, ठीक, कैश गया, और सेम टाइम में बैंक के पास पैसा आया। तो बैंक के पास क्या आया? बैंक के पास क्या आया? कैश आया। जब हम बैंक में कैश जमा किए तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जो कस्टमर बैंक को दिया उसका नाम क्रेडिट किया। अब बताओ, हम बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक अपने बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है? बैंक कैश डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर को वो क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है। इसलिए हमने कहा जब हम कैश जमा करते हैं तो बैंक हमको क्रेडिट करता है, हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं और बैंक हमें क्रेडिट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, आगे समझो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब हम कैश बैंक से विड्रॉ करेंगे, बैंक से पैसा निकाले हैं तो मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम बैंक को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। जब हम कैश बैंक से निकालेंगे तो बैंक क्या करेगा? बैंक का कैश जाएगा, बैंक कैश को क्रेडिट कर देगा, और कस्टमर को बैंक दे रहा है पैसा, कस्टमर मतलब हमें बैंक डेबिट कर दिया। तो बताओ, जब हम, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अच्छा सर हम बैंक में पैसा जमा किए थे जब, तो हम कैश बुक में बैंक को डेबिट किए, बट बैंक के तरफ से वो चीज़ क्रेडिट हुआ। आया समझ में? हम जब कैश बैंक में पैसा जमा करते हैं हम डेबिट करते हैं जो चीज़ कैश बुक में, पासबुक में वो चीज़ क्रेडिट होता है। जब हम बैंक से पैसा निकाले तो बैंक बैलेंस मेरा घटा, हम बैंक को क्रेडिट किए, बट पासबुक में वो चीज़ डेबिट होगा। पासबुक हम कस्टमर को डेबिट कर दिया। क्यों? बैंक की लाइबिलिटीज कम हो गया, बैंक उतना पैसा हमको रिटर्न कर दिया। ठीक है, समझ में आया? हम जमा कर रहे हैं, मेरा एसेट्स बढ़ रहा है इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं, और बैंक का लाइबिलिटीज बढ़ रहा है कि बैंक हमसे पैसा लिया है। हम विड्रॉल किए, मेरा एसेट्स घटा इसलिए हम बैंक क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक का लाइबिलिटीज घटा इसलिए बैंक हमें डेबिट कर रहा है। इतना समझ में आया? ओके, अब समझो ये चीज। तो ठीक है, तो बच्चे सुनो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि कई बार कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस अराइज हो जाता है। कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस अराइज हो जाता है। तो वो डिफरेंस क्यों अराइज होता है कि हम मान लो हम आज चेक जमा किए तो हम कैश बुक में तो बढ़ा लिए, बट अभी चेक क्लियर नहीं हुआ, पासबुक में पैसा नहीं आया, बैंक हमें इंटरेस्ट दे दिया, तो बैंक जब इंटरेस्ट दिया तो हमारे खाते का बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक बढ़ गया और हम कैश बुक का रिकॉर्डिंग ही नहीं किए।
बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया, पासबुक से पैसा घटा दिया, कैशबुक में हम माइनस ही नहीं किए। ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शन हैं जिसकी वजह से कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस अराइज हो जाता है, और उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बच्चे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकॉन्सिल द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस शोन बाय कैशबुक एंड पासबुक। ये पाटिल जी ये डेफिनेशन दिए हैं। अब यहां पे आपको ये डेफिनेशन हो गया। यहां पे बच्चे आपको कॉजेज है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कैशबुक एंड पासबुक बैलेंस। कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में जो डिफरेंस अराइज होता है उसके कॉजेज क्या क्या है। तो एक है डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप, टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग में टाइम गैप हो गया। इसलिए जैसे मान लो अभी हम अगस्त एंड हुआ, ठीक ना, अगस्त एंड हुआ, अब 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के बैंक बैलेंस जो पासबुक शो कर रहा है और कैशबुक जो शो कर रहा है, कैशबुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का, इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को जब हम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो हम देखेंगे क्या कि अरे अगस्त में 30 तारीख को कोई हमें चेक दिया, ठीक है, और वो चेक हम 31 अगस्त को बैंक में जमा किए, 31 अगस्त को बैंक में चेक डिपॉजिट किए, चेक डिपॉजिट किए। जो ही चेक डिपॉजिट किए, कैशबुक का बैंक बैलेंस हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। लेकिन आप जानते हो ना कि चेक क्लियर होने में टाइम लगता है। 31 अगस्त तक वो चेक हमारे पासबुक में क्लियर होके चेक का पैसा नहीं आया। तो राइट नाउ क्या है कि चेक जमा किए तो कैशबुक तो बढ़ गया, लेकिन यहां पैसा ही नहीं आया है। अभी चेक क्लियर होने में टाइम लगता है, 2 दिन 4 दिन टाइम लगता है। तो अगर जिस डेट तक का हम कंपेयर कर रहे हैं, इस डेट तक के ट्रांजैक्शन में कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है और पासबुक कम है। ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं। हमने किसी को चेक इशू किया, हमने किसी को चेक दिया अपने क्रेडिटर को पेमेंट के बदले में, तो जो ही हम चेक दिए तो अपना कैशबुक तो घटा लिए, लेकिन अभी वो पैसा लिया नहीं है तो पासबुक ज्यादा शो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं, तो टाइम गैप की वजह से डिफरेंस अराइज होता है। तो एक तो है डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, और दूसरा है डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में एरर हो गया, ज्यादा लिख दिए, कम लिख दिए, टोटलिंग में मिस्टेक हो गया, ऐसा मिस्टेक होता है। एक होता है टाइम गैप की वजह से एरर, और दूसरा होता है रिकॉर्डिंग में एरर, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का जो एरर होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म, फर्म से मिस्टेक हुआ है, मतलब मिस्टेक कहां पे हुआ है, कैशबुक में। और दूसरा होता है एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक, बैंक से मिस्टेक हुआ है कहां पे, पासबुक में, पासबुक में एरर हुआ है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा एक बात और मैं बता दूं, अभी रिपीट किया था फिर से रिपीट कर दूं। देखो, जब ये जैसे कैशबुक है और ये पासबुक है, ध्यान रखना, कैशबुक कौन मेंटेन करता है, फर्म। कैशबुक कौन मेंटेन करता है, फर्म। हम लोग मेंटेन करते हैं, फर्म। कैशबुक मेंटेन्ड बाय फर्म। और पासबुक कौन बनाता है, मेंटेन करता है, मेंटेन्ड बाय बैंक, मेंटेन्ड बाय बैंक, बैंक मेंटेन करता है, ठीक है। ओके, और इसके बाद जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम कैश बैंक में जमा करेंगे, तो वो चीज जब हम कैश बैंक में जमा करेंगे तो कैशबुक में डेबिट करेंगे बैंक कॉलम को, बैंक कॉलम को। कैशबुक में वो चीज बैंक कॉलम में डेबिट साइड में लिखते हैं, और पासबुक में वो चीज क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब हम कैश बैंक में जमा किए, कैश बैंक में जमा किए तो कैशबुक में डेबिट हुआ और पासबुक में क्रेडिट होगा। जब कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉल किए बिजनेस के लिए, ठीक ना, बैंक से कैश विड्रॉल किए, तो कैश विड्रॉल के मतलब बैंक से कैश निकाले,
और बैंक से कैश निकाले तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है तो कैश बुक में डेबिट में लिखते हैं, और घटता है तो कैश बुक के क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्रेडिट करेंगे कैश बुक के बैंक कॉलम को, मतलब हमारा कैश बुक में क्रेडिट होगा। और सेम टाइम में जब हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, खाते से पैसा कट गया, तो पासबुक में वो चीज़ डेबिट होगा। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हमारे अकॉर्डिंग, मतलब हमारे मतलब फर्म के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है बैंक में तो हम कैश बुक को डेबिट करते हैं, और पैसा घटता है तो कैश बुक को क्रेडिट। लेकिन जब हमारे अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है तो हम कैश बुक को डेबिट करते हैं, पासबुक में वो चीज़ क्रेडिट होता है। और जब हमारा पैसा घटेगा तो हम कैश बुक में क्रेडिट करेंगे और पासबुक में डेबिट होगा, जस्ट रिवर्स होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो, ठीक है, कि कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो कैश बुक में डेबिट करेंगे और पासबुक में क्रेडिट, कैश विड्रॉल करेंगे कैश बुक में क्रेडिट और पासबुक में डेबिट। इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद है डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। मतलब कि डिफरेंसेस जो होता है कैश बुक और पासबुक में टाइम की वजह से, किन किन ट्रांजेक्शन की वजह से होता है। यही ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। तो सबसे पहला स्टेप हम आपको समझाते हैं कि आपको ये पहचानना है कि इन डिफरेंस की वजह से किसका बैलेंस ज़्यादा है और किसका कम है, कैश बुक ज़्यादा है कि पासबुक कम है, कि पासबुक ज़्यादा है कैश बुक कम है, ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। और हर क्वेश्चन में यही ट्रांजेक्शन लिखा रहेगा। सॉल्व कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले ट्रांजेक्शन समझो कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से किसका बैलेंस ज़्यादा है किसका कम है। तो देखो, टाइम गैप की वजह से, ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग में जो टाइम गैप हो गया है ना, उसकी वजह से डिफरेंस आता है। तो क्या क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड, इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी को चेक इशू किया, इशू मतलब हमने किसी को चेक काट के दिया, लो भैया पेमेंट तुम चेक से, ठीक है, ओके, मतलब चेक हम किसी को दिए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उस चेक का को अभी पेमेंट के, नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, उस चेक को अभी वो पार्टी बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है। तो सोचो ऐसे कि अच्छा, जो ही हम किसी को चेक काट के देंगे, चेक से पेमेंट करेंगे, तुरंत हम इंस्टेंटली अपना कैश बुक का क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में बैंक बैलेंस कम कर दिए। चेक दिए तो कैश बुक कम कर दिए, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन वो पार्टी अभी तक उस चेक को बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, मतलब अभी तक पैसा लिया नहीं है बैंक से। जब तक पैसा लिया नहीं है तो पासबुक से बैंक बैलेंस घटा नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि चेक किसी को दिए, जो ही चेक किसी को इशू किए तो हमारा कैश बुक में ये ट्रांजेक्शन इंस्टेंट रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कम हो गया। जैसे मान लो, लेट्स इमेजिन कि हमारे बैंक में 1 लाख रुपया है, ठीक है, हम किसी को 10,000 का चेक दिए काट के कि लो पेमेंट में, चेक से पेमेंट लो। तो हम जो ही चेक दिए 10,000 का, तो हम अपना बैंक बैलेंस कैश बुक के अकॉर्डिंग कम कर दिए 10,000, ठीक है। लेकिन वो पार्टी अब तक बैंक से पैसा लिया नहीं है, इस मंथ के एंड तक, मान लो 31 अगस्त तक वो चेक से पैसा लिया नहीं है, और हम अपना कैश बुक और पासबुक को कंपेयर कर रहे हैं। तो जब लिया नहीं है तो बैंक से तो पैसा घटा नहीं, बट कैश बुक से घट गया है। तो इस ट्रांजेक्शन में कैश बुक का बैलेंस कम है, अब पासबुक का बैलेंस ज्यादा, क्योंकि वहां से डिडक्ट ही नहीं हुआ है ट्रांजेक्शन। अब आया समझ में? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट में क्या है इंपैक्ट, कि कैश बुक से पैसा कम हो चुका है, बट पासबुक से पैसा अभी कम नहीं हुआ है, पासबुक ज़्यादा शो कर रहा है। एरो हम बना दिए हैं, आप समझ जाओगे कि चेक इशूड मतलब किसी को चेक दिए, लेकिन अगर वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, बैंक से पैसा नहीं लिया है, तो जो ही दिए तो कैश बुक घट गया। अब पासबुक से नहीं घटा है तो पासबुक ज़्यादा। इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट ये है कि कैश बुक का बैलेंस कम है सर, अब पासबुक का ज़्यादा है, जितने का चेक है उतने से, ठीक है। हर क्वेश्चन में पहले ये बात सोचना है आपको, और ये बात समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन तो यूं ही बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, चेक पेड। पेड का मतलब होता है डिपोजिटेड, पेड का मतलब डिपोजिटेड। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक मतलब चेक बैंक में जमा किए फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड। क्रेडिटेड को कभी कभी क्लियर्ड भी लिखा रहेगा,
ठीक ना। चेक बैंक में जमा किए बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखो जो ही मतलब कोई बच्चा मान लो हमें फीस में चेक दिया, कोई कस्टमर हमें पेमेंट में चेक दिया, और चेक दिया तो हम चेक बैंक में जमा किए, डिपॉजिट किए। चेक पेड इनटू बैंक मतलब चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक जमा किए बैंक में। और जो ही जमा किए तो हम अपना कैश बुक तुरंत क्या किए, बढ़ा लिए, बैंक कॉलम बढ़ा लिए अपना, ठीक है। लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। जिस दिन बीआरएस बना रहे मंथ के एंड में, उस दिन तक उस चेक का पैसा नहीं आया है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है चेक क्लियर होने में टाइम लगता है 2-4 दिन। आज मान लो हमें 30 तारीख को कोई चेक दिया, हम जमा किए, चेक का पैसा 2-4 दिन क्लियर होने में टाइम लगेगा। हम 31 अगस्त को बीआरएस बना रहे हैं, तो जब बीआरएस बना रहे हैं उस टाइम क्या होगा कि जमा किए तो कैश बुक में तो बढ़ा दिए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है, बट सर क्लियर ही नहीं हुआ है, तो पासबुक में आया ही नहीं है। तो इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या है कि सर अवेलेबल बैलेंस कैश बुक में ज़्यादा है और पासबुक में कम है। क्यों? चेक जो ही आप जमा किए तो आप अपना कैश बुक बढ़ा लिए, डिपॉजिट मतलब जमा करना, जो ही जमा किए कैश बुक बढ़ा लिए, लेकिन पासबुक में वो पैसा नहीं आया है क्योंकि लिखा है नोट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक अभी उस चेक का पैसा हमारे खाते में क्रेडिट नहीं किया है, मतलब चेक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक। पेड का मतलब वही डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, कि चेक का पैसा हमारे खाते में आ जाए, हम कलेक्शन के लिए चेक डिपॉजिट किए, बट डिजॉनर्ड बाय द बैंक। जैसे मान लो बच्चे कोई कस्टमर हमें चेक दिया और वो चेक हम बैंक में जमा किए, जो ही जमा किए कैश बुक बढ़ा लिए, कैश बुक का बैंक कॉलम, बट वो चेक डिजॉनर्ड हो गया, बाउंस कर गया, उस चेक का पैसा नहीं आया, तो जो ही जमा किए तो कैश बुक तो बढ़ा दिए, लेकिन चेक बाउंस कर गया, डिजॉनर्ड हो गया, क्लियर नहीं हो पाया, तो पासबुक में पैसा नहीं आया, पासबुक कम है। कैश बुक ज़्यादा है, पासबुक कम है। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि बैंक करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देता है। किस पे देता है? सेविंग पे देता है। कई सारे ट्रेडर जो होते हैं, बिजनेसमैन, अपने सेविंग अकाउंट में ही बिजनेस करना चालू कर देते हैं, तो उस सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट्स हैं, जो अवेलेबल बैलेंस है, बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट अलाउ किया, इंटरेस्ट दिया। तो जो ही इंटरेस्ट दिया तो क्या घर पे पहुंचाने आया? नहीं, चुपचाप आपके खाते का बैलेंस पासबुक का बढ़ा दिया, ठीक है। अब सोचो कि बैंक आपको इंटरेस्ट दिया तो आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन आपको सूचना नहीं मिल पाया इस बात का, तो आपने इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो पासबुक तो बढ़ गया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक क्या है? कम है। समझ में आया ना? इंटरेस्ट जब बैंक अलाउ किया, बैंक हमें इंटरेस्ट दिया, तो हमारे बैंक बैलेंस को बैंक क्रेडिट कर दिया, खाते का पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन हमें सूचना नहीं मिल पाया, तो हमने कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग ही नहीं किया है, तो राइट नाउ हमारा पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है और कैश बुक कम है। इस ट्रांजेक्शन से कैश बुक कम है क्योंकि हमने कैश बुक का रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, और पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। पीबी फॉर पासबुक, सीबी फॉर कैश बुक। एक था ये इंटरेस्ट अलाउड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। देखो हमारे डिपॉजिट्स पे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, और अगर हम मान लो बैंक से एक्सेस विड्रॉ कर लिए हैं, ओवरड्राफ्ट कर लिए हैं, तो उस ओवरड्राफ्ट पे बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेगा, बल्कि हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, हमारे खाते का बैलेंस कम कर देगा। तो जब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया ओवरड्राफ्ट पे, तो उस समय बैंक हमारे पासबुक का बैलेंस कम कर दिया, पासबुक को डेबिट कर दिया, लेकिन हमें सूचना नहीं मिल पाया इस बात का, तो हमने कैश बुक को तो रिकॉर्डिंग ही नहीं किया। तो जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया, चार्ज मतलब खाते से पैसा काटा, तो पासबुक कम हो गया, लेकिन सूचना नहीं मिल पाया, तो हमने कैश बुक का रिकॉर्डिंग ही नहीं किया। तो इस ट्रांजेक्शन से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है और पासबुक का बैलेंस कम है, क्योंकि पासबुक में इंटरेस्ट चार्ज करने से बैंक बैलेंस कम हो चुका है विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तक के अमाउंट का। बैंक चार्जेज एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक। बच्चे बैंक हमसे बैंक चार्जेस लेता है ना। बैंक कई सारे सर्विसेज देता है अपने क्लाइंट को, उन सर्विसेज के बदले में बैंक कस्टमर से चार्जेस लेता है, एटीएम चार्जेज, एसएमएस चार्जेज, है ना, कई सारे चार्जेस लेता है, सर्विस चार्ज। तो बैंक जो बैंक चार्जेस लिया, तो हमारे पासबुक का बैलेंस कम कर दिया, पासबुक घट गया, लेकिन हमें सूचना नहीं मिल पाया इस बात का, तो हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग ही नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे क्या है? कैश बुक ज़्यादा है क्योंकि कैश बुक से हम बैलेंस घटाए ही नहीं है, और पासबुक कम है क्योंकि पासबुक से बैलेंस कम हो चुका है।
नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, कोई कस्टमर सीधे हमारे खाते में जमा कर दिया। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ही कोचिंग का क्या करता है, फीस हमारे खाते में जमा कर देता है, अब बताता नहीं है कि सर फीस जमा किए हैं। उस केस में क्या होता है, हमारा पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाया, तो हमने इस ट्रांजेक्शन को कैशबुक में तो लिखा ही नहीं है, तो पासबुक ज़्यादा है कैशबुक कम है। ऐसे ही कोई कस्टमर सीधे हमारे खाते में जमा कर दिया और हमको इन्फॉर्मेशन देना भूल गया, तो पासबुक बैंक बैलेंस सोन बाय पासबुक तो बढ़ गया, बट बिजनेस के कैशबुक में कम है। तो कोई कस्टमर अगर सीधे हमारे खाते में जमा करेगा तो हमारा पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया और हमें जानकारी नहीं मिल पाया, तो हमने कैशबुक को नहीं लिखा, तो कैशबुक कम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बच्चे आप जानते हो कि हम बिजनेसमैन दूसरे कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उन इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिलता है। शेयर पे डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं और उस पर रिटर्न हमें मिल रहा है, तो बैंक ने हमारे बिहाफ में हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया, तो हमारे बैंक बैलेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और हमें सूचना नहीं मिल पाया था, हमने कैशबुक का रिकॉर्डिंग ही नहीं किया है, तो हमारा पासबुक ज़्यादा है और कैशबुक कम है। ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अगर किसी कस्टमर के बिहाफ में बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर दे, जैसे मान लो मेरे बिहाफ में बैंक हमारा LIC का प्रीमियम पे कर देता है, कार का इंश्योरेंस पे कर देता है, EMI पे कर देता है, रेंट पे कर देता है, ऑटो डेबिट जिसको कहते हैं, हमारे खाते से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। तो हम कस्टमर को कई सारे पेमेंट का बिल पे करना याद नहीं रहता है, तो बैंक हमारे खाते से ऑटोमेटिक पे कर देता है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऑटोमेटिक हो गया है, तो ऑटोमेटिक जब हमारे खाते से पैसा कटेगा और बैंक पे कर देगा, तो पासबुक तो कम हो गया, बट हमें सूचना नहीं मिल पाया, तो हमने कैशबुक को माइनस नहीं किया, तो पासबुक कैशबुक ज़्यादा है और पासबुक कम है कंपेयर बैलेंस में। तो बैंक जब हमारे बिहाफ में पेमेंट कर देगा तो हमारा पासबुक का बैलेंस कम हो गया है और कैशबुक का बैलेंस हमारा ज़्यादा है। ये हमारा रीजन है टाइम गैप का, कि टाइम गैप की वजह से जो डिफरेंस अराइज होता है इन वजहों से होता है, और इसका इम्पैक्ट ये है, ये कोई बैलेंस ज़्यादा है कौन कम है वो मैंने बता दिया। अगर सोचो कि कैशबुक और पासबुक का सारा ट्रांजैक्शन मैच कर जाए, जो चीज़ अगर कैशबुक में डेबिट है वो कैशबुक के बैंक वालों में, वो चीज़ पासबुक में क्रेडिट है, जो कैशबुक में क्रेडिट है वो पासबुक में डेबिट है, ऐसे कैशबुक और पासबुक को सारा ट्रांजैक्शन मैच कर जाए मान लो, तब तो BRS की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो कैशबुक में इंटर्ड हुआ, पासबुक में नहीं हुआ, पासबुक में हुआ, कैशबुक में नहीं हुआ, इन कारण से डिफरेंस अराइज होता है दोनों के बैलेंस में टाइम गैप की वजह से, और इसीलिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने की नीड पड़ती है बैलेंस को मैच करने के लिए। समझ गए बात ना? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से फटाफट। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। जैसे अभी तो हम बताए थे टाइम गैप वाला, अब मान लो एरर हुआ रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग तो हुआ, रिकॉर्डिंग में एरर हुआ, या तो ज़्यादा लिख दिए, कम लिख दिए, नहीं लिखे, ठीक है, ये एरर। और ये कहीं हो सकता है, बिजनेस के फर्म के कैशबुक में भी हो सकता है और बैंक द्वारा इशूड पासबुक में भी हो सकता है, ठीक ना? ओके, तो पहला है एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म। फर्म के द्वारा जो हुआ है क्या है, चेक इशूड टू अ क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैशबुक। क्रेडिटर को चेक इशू किए, जैसे मान लो हम किसी क्रेडिटर को चेक इशू किए बट कैशबुक में लिखना भूल गए, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में लिखना भूल गए। तो बताओ बच्चे, हम किसी को चेक दिया, कैशबुक में लिखना ही भूल गए, तो क्या होगा? चेक दिए तो वो पार्टी तो जाके बैंक से पैसा ले लेगा, हमारा पासबुक कम हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ कैशबुक लिखे ही नहीं है तो कैशबुक से घटा ही नहीं है। तो कहोगे सर इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट ये है कि हम किसी को चेक दिए लेकिन कैशबुक में ही नहीं लिखे, कैशबुक में लिखना भूल गए, तो कैशबुक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा और पासबुक का कम शो करेगा कंपेयर में। कि जो ही चेक किसी को दिए कैशबुक को नहीं लिखे, तो दिए चेक हम, तो पासबुक से तो पैसा घट जाएगा, वो पैसा ले लेगा बैंक से जाके, लेकिन कैशबुक ज़्यादा शो कर रहा है, कंपेयर बैलेंस। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैशबुक। जैसे मान लो कोई बच्चा हमें फीस में चेक दिया, कोई कस्टमर चेक दिया और वो चेक हम बैंक में जमा कर दिए, बैंक में जमा करके आ गए, लेकिन कैशबुक में लिखना ही भूल गए। तो जो ही जमा करके आ गए तो पासबुक तो बढ़ गया,
पासबुक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, बट कैश बुक में लिखे ही नहीं है तो कैश बुक कम शो करेगा। समझ में आ रहा है ना? ओके। एरर्स इन टोटलिंग और बैलेंसिंग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। जैसे कई बार होता है कि हम कैश बुक के कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, कभी अगर एरर कैश कॉलम में हुआ भी उससे कोई मतलब नहीं है, बैंक कॉलम से मतलब है। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में टोटलिंग में मिस्टेक हो गया, ज़्यादा टोटल कर दिए, कम टोटल कर दिए, तो ये पॉइंट आपको समझाएंगे जब क्वेश्चन आएगा तब, ठीक ना। अभी समझ लीजिए, हाँ यहाँ भी मिस्टेक हो सकता है कि कैश बुक के डेबिट साइड में ज़्यादा टोटलिंग कर दिए, कम टोटलिंग कर दिए, पेमेंट साइड में ज़्यादा कर दिए, पेमेंट साइड में कम कर दिए, 1000 के बदले 2000 लिख दिए, ठीक ना, इस तरह का मिस्टेक। और एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक, बैंक से ही मिस्टेक हो जाता है। जैसे मान लो इंटरेस्ट देना था 1000, गलती से एक जीरो बढ़ गया, 10,000 दे दिया, तो बैंक की तरफ से भी मिस्टेक हो सकता है। ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग उसको बोलते हैं, ज़्यादा रिकॉर्डिंग, कम रिकॉर्डिंग, ठीक ना। ओवरकास्टिंग मतलब एक्सेस रिकॉर्डिंग, अंडरकास्टिंग मतलब कम रिकॉर्डिंग। तो ये दोनों वर्ड जो है, इन दोनों में रिकॉर्डिंग में ट्रांजेक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक ओवरकास्टिंग और दूसरा अंडरकास्टिंग, कि ज़्यादा रिकॉर्डिंग और कम रिकॉर्डिंग। तो इसका इंपैक्ट समझाएंगे, किधर के ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ तो क्या होगा, कम रिकॉर्डिंग होगा तो क्या होगा। इसको नोट कर लीजिए, हो गया, डन, ठीक। अब बच्चे, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन लिखते हैं और इसमें उसको प्लस करके और माइनस करके फिगर लिखते हैं। कैसे करते हैं अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन के शुरुआत में सबसे पहले में 4 स्टेटमेंट होगा। वो 4 स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, कोई एक स्टेटमेंट होगा, सबसे पहले वो लिखना है। सवाल है सर वो 4 स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है, तो सुनिए। क्वेश्चन के शुरुआत में सबसे पहले ये होगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस अगर होता है, इसको फेवरेबल बैलेंस कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस। कैश बुक में डेबिट होना बैंक कॉलम में और पासबुक में क्रेडिट होना अच्छी बात है ना, फेवरेबल है ये। तो इसको प्लस आइटम में लिख दीजिएगा, प्लस आइटम में, मतलब कि समझ गए बात ना, प्लस कॉलम में। और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये जो रहता है बच्चे, ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है, अनफेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल होता है, इसको माइनस आइटम में लिख दीजिएगा, माइनस कॉलम में, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है, इसको प्लस आइटम में लिखना है। कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल होता है, इसको माइनस में लिखना है। क्वेश्चन में शुरुआत में इन 4 में से कोई एक सेंटेंस होगा, ठीक ना, ध्यान रखना। ये दोनों में से कोई होगा तो प्लस कॉलम में लिख देना, इन दोनों में से कोई होगा तो माइनस कॉलम में लिख देना। इस दोनों के लिए हम दूसरा वर्ड ओवरड्राफ्ट भी यूज करते हैं, ओवरड्राफ्ट, कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो इसको माइनस कॉलम में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। ओके, अब बच्चे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। क्वेश्चन ये है, व्हेन डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस रहेगा, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस रहेगा, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन है कि ऑन 31 मार्च 2020 बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक। देखो यहाँ पे दिया है बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वाज 17,280 डेबिट। मतलब हमें क्वेश्चन में शुरुआत में ही दे दिया है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ओके, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंस वेयर फाउंड। कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करने पे ये डिफरेंस आया है और कह रहा है
कि प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, हमको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2020 को हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, अब क्वेश्चन का सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करिए। चलिए तो बच्चे इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले ऊपर में आप लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिस डेट को बना रहे हैं वो डेट लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020। क्वेश्चन का जो डेट था पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, इस तरह से कॉलम ड्रॉ कर लिए। सबसे पहला काम है कि हम जो 4 स्टेटमेंट बताए थे, ये इनमें से कोई एक स्टेटमेंट होगा क्वेश्चन के शुरुआत में, पहला सेंटेंस में होगा, पहले में नहीं दिख रहा है तो आखिरी में होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो वो स्टेटमेंट लिखिए सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन में क्या है, इन 4 में से लिखा है बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैशबुक वाज 17,280 डेबिट, मतलब कि डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 17,280 डेबिट, ये लिखिए सबसे पहले, लिखिए। डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 17,280 डेबिट, सबसे पहले ये लिख दिए। क्या दिया था हमें क्वेश्चन में, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, और मैंने बताया कैशबुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है, उसको प्लस में लिखते हैं। कैशबुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल होता है, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, माइनस में लिखते हैं, ठीक ना। तो हमें क्वेश्चन में कैशबुक का डेबिट दिया था, ये लिख दिए, ठीक है। अब बनाना कैसे है ये ध्यान रखिए। जिसका बैलेंस दिया है, किसका दिया है, कैशबुक का, जिसका बैलेंस दिया है उसको आप अपना राइट हैंड मान लो। कौन सा हैंड, राइट हैंड, हमेशा जिसका बैलेंस दिया, यदि कैशबुक का दिया तो कैशबुक राइट हैंड, यदि पासबुक का दिया तो पासबुक राइट हैंड, जिसका बैलेंस दिया वो राइट हैंड, जिसका नहीं दिया वो लेफ्ट। अगर कैशबुक दिया तो कैशबुक राइट, पासबुक लेफ्ट, यदि पासबुक दिया तो पासबुक राइट, कैशबुक लेफ्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में कैशबुक बैलेंस दिया, कैशबुक राइट होगा, पासबुक लेफ्ट होगा हमेशा। अब क्या करना है ध्यान रखिए, अब ट्रांजेक्शन पढ़ना है। पहला पॉइंट है चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फॉर। चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। देखो सबसे पहले जो हम सिखाए थे ना कि पहले कंपेयर करो किसका बैलेंस ज्यादा है किसका कम है, पहले वो काम करो। तो आपके क्वेश्चन में राइट हैंड कैशबुक है क्योंकि कैशबुक बैलेंस दिया है, और लेफ्ट हैंड पासबुक है। चेक 8,400 का बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, मतलब चेक जमा किए, चेक जमा किए लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, चेक का पैसा नहीं आया। जो सोचो कि जो ही चेक जमा किए, जो ही चेक बैंक में जमा किए तुरंत कैशबुक में रिकॉर्डिंग कर दिए, लेकिन चेक क्लियर नहीं हो पाया, पासबुक में पैसा नहीं आ पाया। चेक अगर जमा किए तो कैशबुक का बैलेंस हमने बढ़ा दिया। देखो हमारा ये जिसमें हम पेन रखे हैं राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक ना। आप अपने अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेना। तो जो ही हम चेक जमा किए तो हमारा कैशबुक बढ़ गया, है ना, लेकिन पासबुक में अभी तक पैसा नहीं आया, इस वाले में पैसा अभी तक आया नहीं है, तो कैशबुक ज़्यादा है पासबुक कम है। अब सुनो, हमेशा चेंजेज, ये सिचुएशन पहले जान लो कि पहले दोनों बराबर था, चेक जमा किए लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, पैसा नहीं आ पाया। चेक जमा किए कैशबुक तो बढ़ा दिए लेकिन पैसा नहीं आया तो पासबुक कम है, ये वाला हाथ पासबुक कम है। अब चेंजेज इस वाले में करना है, इसको इसके बराबर करना है हमेशा। अगर ये ज़्यादा है तो ऐसे कर दो, ये कम है तो ऐसे कर दो, समझ। चेंजेज राइट हैंड में करना है। तो सुनो, दोनों बराबर था। चेक 8,400 का बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए बट क्लियर नहीं हो पाया, तो कलेक्शन के लिए भेजे कैशबुक तो बढ़ा दिए लेकिन पैसा नहीं आ पाया, क्लियर नहीं हो पाया, पासबुक कम है। अब इसको इसके बराबर करना, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 8,400 माइनस कर देंगे। चलिए यही सेंटेंस लिखिए आप यहां पे। चेक फॉर, पहला सेंटेंस, चेक फॉर 8,400 sent to bank for collection but not cleared, क्लियर्ड नहीं हो पाया। तो चेक कलेक्शन के लिए भेजा, कैशबुक भर चुका है, पासबुक में पैसा नहीं आया तो माइनस कर देंगे, माइनस कॉलम में ये फिगर लिख दीजिए। दूसरा ये हो गया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,600। चेक इशूड, हमने किसी को चेक इशू किया, जो ही चेक दिया कैशबुक हटा दिए लेकिन वो पार्टी बैंक से पैसा लिया नहीं है, पासबुक ज़्यादा है, हमने बताया इसमें चेंजेस करना है राइट हैंड में। अब देखो चेक इशू किए तो कैशबुक घट गया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक से नहीं घटा है, पासबुक ज़्यादा है कैशबुक कम है, इसको इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, प्लस। लिखो चेक issued but not presented for
पेमेंट 5,600। नेक्स्ट, देयर इज अ डेबिट ऑफ 80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। पासबुक में देखो, ये कैशबुक है, राइट हैंड, ये पासबुक है। पासबुक में 80 रुपया बैंक चार्जेस का डेबिट हुआ। डेबिट मतलब पासबुक से कम होना। पासबुक से 80 रुपया बैंक चार्जेस डेबिट हुआ, पासबुक से पैसा कम हो गया, बट सूचना नहीं मिला तो कैशबुक घटा नहीं है, कैशबुक ज्यादा पासबुक कम है। इसको इसके बराबर करना है, क्या करेंगे? माइनस करिए, लिखिए बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। अपने सेंटेंस में इस बात को लिख सकते हो। तो माइनस करना है 80 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। बैंक 240 रुपया इंटरेस्ट का क्रेडिट किया, हमारे खाते के बैलेंस पे हमको इंटरेस्ट दिया। तो बैंक जो ही इंटरेस्ट दिया तो हमारी 240 से पासबुक बढ़ गया है, कैशबुक कम है। इसको इसके बराबर करना है, क्या करेंगे? प्लस, ठीक है। तो करिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। बैंक इंटरेस्ट दिया लेकिन कैशबुक का रिकॉर्ड नहीं हुआ। पासबुक ज़्यादा था, कैशबुक कम था, कैशबुक को पासबुक के बराबर किए। नेक्स्ट, अ कस्टमर डिपॉजिट 2000 डायरेक्ट इनटू बैंक, दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। एक कस्टमर सीधे 2000 हमारे खाते में जमा कर दिया, जो कि केवल पासबुक में ही रिकॉर्ड है। कस्टमर 2000 हमारे खाते में जमा कर दिया तो हमारा पासबुक बढ़ गया है, हमको सूचना नहीं मिल पाया था, हमने कैशबुक का रिकॉर्ड नहीं किया। अब कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे? 2000 प्लस डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कस्टमर सीधे हमारे खाते में जमा कर दिया, कैशबुक को रिकॉर्ड नहीं किए तो जमा किया तो पासबुक बढ़ गया, कैशबुक कम है, इसको इसके बराबर करना है, प्लस कर देंगे 2000। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ राजेश चौहान। राजेश चौहान कौन है? ओनर है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ राजेश चौहान, बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स डेबिटिंग हिज अकाउंट। क्लब फी 500, लाइफ इंश्योरेंस 2500, दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। देखो, ओनर के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक ने पे कर दिया, क्या चीज? क्लब फी 500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500, और ये चीज कैशबुक को रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो ही बैंक पे किया तो पासबुक बैलेंस क्या हो गया? 500 और 2500, 3000 से कम हो गया, और कैशबुक ज्यादा है। कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे? माइनस। समझ में आ गया ना? चलिए करिए, लिखिए कि क्लब फी एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। क्लब फी 500, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500, पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। तो दोनों क्या करना है? पासबुक कम हो चुका है, कैशबुक ज़्यादा है, बराबर करने के लिए माइनस। पहले 500 फिर 2500, ये काम कर दिए। चलिए इसके बाद क्या करिए? इसके बाद दोनों कॉलम की टोटलिंग करिए। इसका टोटलिंग कितना होगा? इसका टोटलिंग करिए, इसका टोटलिंग करिए, जल्दी से करिए। तो ये हो जाएगा 25,120, टोटलिंग करिए, और ये हो जाएगा 11,480, कर दिए। अब देखो, प्लस का कॉलम का टोटलिंग कितना है, माइनस का इतना है। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस देखिए,
इसका और इसका डिफरेंस 13,640, ठीक है। तो सुनो, जिधर ज्यादा है डिफरेंस उधर ही लिखाएगा, ठीक ना, ध्यान रखना, जिधर ज्यादा है डिफरेंस उधर ही लिखाएगा इन दोनों का। तो ज्यादा कौन है, प्लस ज्यादा इतने से, ठीक ना। अब सुनो, ऊपर अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो नीचे आएगा आंसर में बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर अगर बैलेंस एज पर पासबुक होता तो नीचे आता बैलेंस एज पर कैश बुक। अब सुनो, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर डेबिट तो नीचे क्रेडिट, दिस इज नॉट कंपलसरी, ये जरूरी नहीं है, रूल नहीं है ये कि ऊपर डेबिट तो नीचे क्रेडिट। लेकिन ये देखना है कि बैलेंस एज पर पासबुक किस में आया, प्लस में। और प्लस में कब आता है बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस जब होता है। तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखो हम बताए थे ना कि पासबुक का प्लस में कब आता है, जब क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक ना। तो अब लिखना है हमको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मान लो कि ये टोटलिंग अगर ज्यादा होता तो डिफरेंस यहां पे लिखा था, ऊपर पास कैश बुक तो नीचे पासबुक, और पासबुक का तब किधर लिखा था, माइनस में, और माइनस में लिखा था तो यहाँ पे हो जाता है डेबिट। तो ये जरूरी है कि ये भी हो सकता है कि ऊपर डेबिट तो नीचे भी डेबिट, ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है, बट ये रूल नहीं है कि ऊपर डेबिट तो नीचे क्रेडिट, ये रूल नहीं है, ठीक ना। ओके, तो पहले टोटलिंग कर लिए, फिर जिधर ज्यादा था वो डिफरेंस लिख दिए, ऊपर कैश बुक नीचे पासबुक, पासबुक का माइनस में कब लिखेंगे, जब क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, ये क्वेश्चन रहा और ये सॉल्यूशन रहा, ठीक है। अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो अभी तक गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आज के वीडियोज को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, 11th एंड 12th कॉमर्स के ऑफलाइन क्लासेस के लिए गुडविल एडुकेयर में ज्वाइन करिए, सीट अवेलेबल है। जो भी बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं कॉमर्स कहीं दूसरे जगह समझ में नहीं आ रहा है तो आप गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए, या अभी तक कहीं ज्वाइन ही नहीं किए तो आपके लिए नया बैच अवेलेबल है, ज्वाइन करिए। आपका पूरा कोर्स हम कंप्लीट करवा देंगे, आपके यहाँ फेल एग्जाम में भी अच्छा मार्क्स आएगा और बोर्ड एग्जाम एनुअल में भी अच्छा मार्क्स आएगा। हमारे यहाँ सीयूटी का भी प्रिपरेशन होता है, जिन बच्चे को भी सीयूटी में बीकॉम एंट्रेंस के लिए कोचिंग करना है उनके लिए बैच अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट जिनको 11th 12th कॉमर्स या सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करना है, गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस वाराणसी में लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। आप ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करने के लिए गूगल मैप पे गुडविल एडुकेयर लिखिए या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए 8676080858। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। गुडविल एडुकेयर, लंका, वाराणसी, ठीक है। या प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है बच्चे। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अब आप क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिएगा।